हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एवन स्टडी में स्वागत है। और आज जो लेक्चर है वो आप लोगों को पता ही है, स्टील स्ट्रक्चर का है। स्टील स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर हो चुका है इसका, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में जानकारी की थी आपसे कि सिलेबस क्या है। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हम आपके जो सेक्शन है, तो उसका नाम ही है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। तो जो आपका सेक्शन फर्स्ट में है, इसी पे बात करूंगा स्टील क्या है और इसके सेक्शन क्या है। देखो, मैं कोशिश करूंगा जिसको एक ही वीडियो में निपटाने की। मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, तो हो सकता है मैं 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा आज, और अगली बार से 30-45 मिनट की वीडियो बना के जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। तो आज का हो सकता है वीडियो भी कम बने, तो हम अपने सीधा चलते हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते क्योंकि तबीयत भी खराब है और आपको मुझे कंटिन्यू लेक्चर भी देने हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये उठता है कि सर वो तो सब ठीक है, आप स्टील पढ़ा रहे हो, स्टील होती क्या है? ये स्टील है क्या? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठेगा। देखो, मैं आप लोगों से ये और कहूँगा, मैंने फोर्थ सेमेस्टर में सेकंड जो लेक्चर है आरसीसी का, फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस चल रही है इस समय, सेकंड लेक्चर आरसीसी का, इसको प्लीज़ आप जाके देख लें। रिक्वेस्ट है आपसे। क्यों? क्योंकि मैंने स्टील के बारे में इसमें टाइप वगैरह सारी चीज़ मैंने वहाँ बता रखी है, जो आपके कोर्स में है नहीं, क्योंकि आप वहाँ पढ़ चुके हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड जो आरसीसी का मैंने लेक्चर कराया है, वो समथिंग मुश्किल से 5-6 मिनट का लेक्चर, तो 19 मिनट का वो, लेकिन आपको 5-6 मिनट ही पढ़ना है उसमें, क्योंकि बाकी फिर मैंने जो पूरा चैप्टर था ना उनका, उसको रिवाइज कराया है। तो ऐसे ही मैं आपको भी कराऊंगा, पूरा चैप्टर खत्म करा के फिर एक बार उसको रिवाइज कराना। तो मेरी स्टील क्या होती है? कम मेटेरियल जो होते हैं उनका कंपोजिशन होता है। क्या होता है? स्टील मेरी क्या होती है? कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है, इसका जो कंपोजिशन है, उसी को हम स्टील कहते हैं। अब इन कंपोजिशन में क्या होता है? कुछ ना कुछ मेन तो होगा ना, मेन भी तो कुछ होगा। तो मेन जो होता है इस कंपोजिशन में, वो होता है मेरा आयरन। आयरन मेरी स्टील बनाने में मेन कंपोजिशन होगा, वो मेरा आयरन होता है। अब कुछ आयरन के बारे में बात करूंगा मैं। लिख लीजिए, अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ आयरन। लोहे के प्रकार, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे हम। टाइप्स ऑफ आयरन। पहला, जिसे हम कहते हैं पिग आयरन। क्या कहते हैं हम? पिग आयरन। हिंदी में बात करूं तो कच्चा लोहा। इसे हम कहते हैं पिग आयरन, यानी कि कच्चा लोहा। ये क्या होता है? ज्यादातर जो लोहा होता है हमको पिग आयरन के रूप में ही मिलता है। और इसको हम कैसे बनाते हैं? झोंका भट्टी होती है, झोंका भट्टी में पिघलाकर बनाते हैं। लिखो साथ के साथ मेरे, क्योंकि थ्योरी में न्यूमेरिकल में समझा सकता हूँ, थ्योरी तो थ्योरी होती है ना, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सामान्यतः है, आपको क्या करना है, साथ ही साथ पेन उठानी और मेरे साथ लिखना है। सामान्यतः लोहा, कच्चा लोहा, सामान्यतः लोहा कच्चा लोहा के रूप में उपलब्ध होता है। या आप इसे कर लीजिए, कच्चा लोहे कर लीजिए, तो डेफिनेशन और बढ़िया होगी। ऐसा तो नहीं, मैं किताब में से लिखाता तो आपको बेटर लिखवा देता, पर वही है ना, अगर अपनी लिखाऊंगा तो मुझे समझाने में भी आसानी होगी, आपको पढ़ने में भी। सामान्यतः लोहा कच्चे लोहे के रूप में उपलब्ध होता है। क्या? सामान्यतः लोहा कच्चे लोहे के रूप में उपलब्ध होता है, और इसको हम क्या करते हैं कि कच्चा लोहा लिख लीजिए। पूरी डेफिनेशन उसके बाद बताता हूँ। कच्चा लोहा
अयस्कों को, कुछ अयस्क होते हैं हमारे और होते हैं, अयस्क को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? और। अयस्कों को ये पूछा जाता है आपके कि हम कच्चे लोहे को कौन सी भट्टी में बनाते हैं? झोंका भट्टी। झोंका भट्टी में पिघलाकर बनाया जाता है, में पिघलाकर बनाया जाता है। कंप्लीट। अब आपको यह क्या याद रखना, सबसे पहले तो कि ये जो किस में बनता है? झोंका भट्टी में बनता है। हाईलाइट कर दे रहा हूं शब्दों को। ये पूछ लिया जाता है कि स्टील में जब पेपर में पहले क्वेश्चन तो पहले चैप्टर है कि हम पिग आयरन क्या होता है, तो एक कच्चा लोहा होता है, इसको हम झोंका भट्टी में पिघला के बनाते हैं। ये मेन टॉपिक है आपका, यानी मेन पॉइंट है, बनाते हैं। इसके बाद में जो दूसरा लोहा आता है, यानी दूसरे नंबर का है, वो आता है कास्ट आयरन, जिसे हम डलवा लोहा कहते हैं। कास्ट आयरन, इसे क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। इसमें क्या होता है? पिग आयरन जो मैंने बताया था कच्चा लोहा था, इसी में थोड़ा सा क्या करते हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं और यही मेरा ढलवा लोहा बन जाता है। तो कार्बन की मात्रा इसमें हम 2 से 4% तक बढ़ा देते हैं। सी मतलब कार्बन हो गया। इसको डेफिनेशन वही है जो मैंने पीछे लिखाई थी, बस इसमें ये और जोड़ना है। इसमें हम कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं और वो मेरी होती है 2 से लेकर 4% तक। अब यहाँ पे चलो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या होता है। इसमें आपको दो चीज़ और लिख लेनी है, इसके बाद में फिर इसमें आगे लिखना है इसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि कार्बन मिल गया ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी घट जाएगी लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तनाव सामर्थ्य तो ज़्यादा होती है इसकी, यानी ज़्यादा होती, और जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो मेरी होती है, यानी कि जो मैं बात करता हूँ संपीड़न सामर्थ्य की, वो मेरी इसकी कम होती है। सॉरी उल्टा लग गया ये, इसको मिटाइए। बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, पता ना क्या हो रहा है। तनाव सामर्थ्य तो इसकी कम होती है मेरी, और संपीड़न सामर्थ्य इसकी मेरी ज़्यादा होती है ढलवा लोहे की, यानी कि कास्ट आयरन की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरी कम होती है, ध्यान रखना है। और आपका तीसरे नंबर पे आता है, और मैं बात करूं तो लास्ट, तीसरे नंबर पे और लास्ट होता है आपका पिटवा लोहा। नाम से ही साफ है, इसे कहते हैं इंग्लिश में रॉट आयरन। रॉट आयरन, इसे हम कहते हैं पिटवा लोहा। नाम से ही आप लोगों को दिख रहा है कि पीट पीट के बनाया होगा, बिल्कुल ही पीट के ही और बनाते हैं इसको। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वही देखो पिग आयरन, सबसे पहले पिग आयरन तो कच्चा लोहा, उसी में सब बनता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, ना के समान होते हैं। 0.15 0.15 होती है आपकी कार्बन की मात्रा। इसमें डक्टिलिटी डक्टिलिटी और आपकी मलेबिलिटी मेएबिलिटी अच्छी होती है ये। अब मेन चीज़ है हमारा वही, अब आ जाओ स्टील पे। स्टील, इसमें भी बात करेंगे हम कार्बन कितना होता है स्टील में। देखो मैंने इसलिए कहा था कि आप जो फोर्थ सेमेस्टर का देख लेना, दो तरह की मैंने उसमें स्टील बताई थी। एक तो माइल्ड स्टील, और ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा। एक तो होती है आपकी माइल्ड स्टील और एक होती है HYSD स्टील। HYSD का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म। चलो एक बार लिख देता हूँ, पढ़ा होगा तो भी, ना पढ़ा होगा तो भी। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील, ये हमारी फुल फॉर्म होती है HYSD की। अब इसमें क्या होता है, मेरी जो माइल्ड स्टील है इसमें कार्बन होता है बहुत कम, 0.15 से लेके 0.3% तक ही मेरे इसमें कार्बन मिलता है। ये तो पता ही होगा, सी से कार्बन को दर्शाते हैं। 0.15 से लेके 0.3% तक ही मेरा कार्बन मिलता है, और इसमें थोड़ा कार्बन जो है ज़्यादा मिलता है मेरी स्टील में। HYSD में कार्बन ज़्यादा होता है। अब मेन पॉइंट आपको समझने वाला यहाँ पे ये है
कि देखो ये पेन चेंज करता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरह से ये बात समझो। अगर मैं स्टील में कार्बन की संख्या बढ़ाता हूँ, कार्बन मतलब अगर कार्बन में ज़्यादा कर देता हूँ अपनी स्टील में, तो ध्यान रखना मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, CS लिख रहा हूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी। अगर मैंने कार्बन को बढ़ा दिया तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो मेरी बढ़ेगी, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ घट जाएगी। और डक्टिलिटी की बात करूं तो डक्टिलिटी भी मेरी घट जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। माइल्ड स्टील में कार्बन ज़्यादा है तो उसकी डक्टिलिटी समझ गए होंगे, यहाँ लिख रखा है मैंने, ये आपको याद रखना है बस। कार्बन ज़्यादा होगा तो डक्टिलिटी आपकी कम होगी उसकी। अब अगर टॉपिक हम बात करते हैं, हेडिंग लिखिए, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारे स्टील की। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, यानी कि स्टील का मतलब इस्पात, तो हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, इस्पात संरचना के गुण। तीन तरीके के गुण होते हैं हमारे इसमें, एक तो भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक होता है। चलो दो ही बात करेंगे, आपके कोर्स में दो ही दिए तो दो पे हम बात करेंगे बस। एक होता है आपका, पहले हम बात करेंगे भौतिक गुण के बारे में। सबसे पहले भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक गुण। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी जो राइटिंग है समझ में आ रही है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह नहीं लिख पाता, क्योंकि मैं किसी दिन आपको वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा उसमें कि बिल्कुल काला काला सा उस पर लिखता हूँ मैं, और लैपटॉप की स्क्रीन को मुझे देखना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा घनत्व के बारे में। पहला पॉइंट लिखिए, घनत्व। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं घनत्व के बारे में बात करूंगा, डेंसिटी। स्टील की मेरी डेंसिटी होती है 7850, यानी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात चल रही है, तो स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर सेकंड में बात करूं तो इसका जो कॉफिशिएंट होता है, ये मैंने वहां बताया था कंक्रीट में, स्टील का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है मेरा 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है आपके, इसमें 5 लिखेंगे बस, ज़्यादा नहीं लिखे। यंग मॉड्यूलस लिखिए कितना होता है, यंग मॉड्यूलस। स्टील का यंग मॉड्यूलस होता है 2 × 10⁵, 2 × 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये मेरा यंग मॉड्यूलस होता है। और में मॉड्यूलस ऑफ रिजिड अलग अलग होते हैं, ये मॉड्यूलस ये आपने 100 में पढ़ लिए होंगे सब, नहीं पढ़े तो आप कमेंट में बता देना, मैं इन लोगों को बताता चलूंगा जो भी टॉपिक होंगे, आप चिंता ना करें। रिजिडिटी की बात करते हैं, मेरे 0.84 से लेके 0.95 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर होता है। देखो इसको, ये इसका मतलब ये नहीं है यहाँ भी इंटू 10⁵ है, बस मैंने आपको दिखा दिया है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ उसको यहाँ, चलो कहीं आप कंफ्यूजन हो जाए। मैं सोच रहा था थोड़ा शॉर्ट, तबीयत खराब है थोड़ा, शॉर्ट में आपको लिख दूँ, क्योंकि लिखना ही बहुत मुश्किल होता है ना यहाँ पे। 0.84 × 10⁵ से लेके 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और लास्ट जो होता है प्रॉपर्टीज मेरी स्ट्रक्चर के फिजिकल रूप में, वो पॉइजन रेशियो होता है। ये भी आप सब सॉम में पढ़ा रखा मैंने, पॉइजन रेशियो। इसे म्यू याद आ गया होगा, म्यू से डिनोट करते थे या 1/m से डिनोट करते थे। ये होता है 0.286
इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, बस आपको याद रखना है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर इलास्टिक रेंज है, क्या है, इलास्टिक रेंज है, तो हम क्या लेते हैं, मॉड्यूलस पॉइजन रेशियो 0.3 लेंगे, 0.3। और अगर आपको दे दिए प्लास्टिक वाली रेंज की क्वेश्चन, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना मैं, जब काम आएगा वहाँ न्यूमेरिकल में देगा इलास्टिक रेंज और प्लास्टिक रेंज। तो इलास्टिक रेंज में 0.3 हो जाएगा और प्लास्टिक रेंज में 0.5 हो जाएगी। अब इसके बाद में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं कुछ। अगला टॉपिक डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। आज मैं रासायनिक गुण तक और मैकेनिकल करा देता हूँ, प्रॉपर्टीज खत्म करा देता हूँ आप लोगों की, और सेक्शन में कल करा दूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं रेगुलर, देखो लेक्चर मेरे रेगुलर आएंगे तो आप भी रेगुलर पढ़ोगे, मेरा उद्देश्य यही है, और मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है। बस इसमें आपको ये क्या क्या याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनके बस प्रपोजिशन से याद रखने की क्या क्या प्रपोजिशन होते हैं। सबसे पहले कार्बन का लिखना है, मैं अलग अलग पेन से लिखूंगा, तो पहले लिख देता हूँ। कार्बन भी होती है इसमें, इसमें मेरी मैग्नीज भी होती है, इसके बाद में सल्फर भी होता है मेरा इसमें। ये तो पेन भी आज प्रॉब्लम कर रहा है, पता ना क्यों। सल्फर भी मेरा होता है इसमें, फॉस्फोरस भी होती है, फॉस्फोरस, और लास्ट होता है सिलिकॉन। ये मेरे इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, या सॉरी केमिकल, मतलब कि ये जो मेरा केमिकल है कौन सा किस मात्रा में मिला हुआ है ये मुझे पढ़ना है यहाँ पे। कार्बन मेरा जनरली 0.23% पाया जाता है, मैग्नीज मेरा 1.5% स्टील में पाया जाएगा। सल्फर की बात करूँ तो ये 0.05% ही मेरा स्टील में मिलता है। फॉस्फोरस भी 0.05% ही मिलता है, और अगर मैं बात करता हूँ सिलिकॉन की तो 0.4%। ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और लास्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को, यही हेडिंग डाल लीजिए इसमें। तीसरे नंबर की है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी में बात करते हैं यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण। सबसे पहला क्या गुण है, अगर आपकी जो स्टील है, अगर उसका डाया 20 mm से कम है, तो उसकी जो पराभव प्रतिबल होता है एक, यानी यील्ड स्ट्रेस होती है, वो 250 MPa होगी। 250 MPa का मतलब है मेगा पास्कल होगी। अगर आपके स्टील का डाया 20 से लेके 40 के बीच है, तो आपकी जो यील्ड स्ट्रेस है वो 240 MPa हो जाएगी। बस ये याद रखना है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। और आपकी अगर 40 से, बस इतना 40 तक बोलो, 40 तक ही आपके क्वेश्चन करने होते हैं। 40 तक है तो 230 हो जाएगी। कभी कभी पेपर में दिया होता है, ये क्या, ये आपको मैंने बताई किस लिए, जब न्यूमेरिकल करोगे वहाँ इनकी वैल्यू काम में आएगी आपके। कभी कभी तो पेपर में दे देता, लेकिन कभी कभी नहीं देता। तीन ही तो चीज़ें, 20 mm से कम डाया है आपकी सरिया का तो 250 मेगा पास्कल, 20 से 40 के बीच है तो 240 मेगा पास्कल, और 40 से ज़्यादा है तो 230 मेगा पास्कल। ये याद रखना है आपको बस। फिर इसके बाद में हमारे जो कुछ सेक्शन होते हैं स्टील के, उन सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसको मैं कल बताऊंगा आपको। तबीयत उतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। कल मेरा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो मंडे को मैं क्लास लूँगा स्टील स्ट्रक्चर की, वो कम से कम 30-40 मिनट की होगी, 30 से 40 मिनट की। 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले कहा था 2 दिन तक आपका सिलेबस कंप्लीट मैं करा दूँगा, चिंता ना करें। और अगर बात रही आपकी ये ड्राइंग की, अब तो ड्राइंग चलेगी ना, नहीं अभी तो एक लेक्चर रह गया, इसके बाद ड्राइंग चलेगी, उसमें हम देख लेंगे कि जो भी पढ़ना है हमको। तो आज यहाँ तक ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, सबसे चीज़ है वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते आप लोग, इसको शेयर करें, व्यूज बढ़ाएं, ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम भी अच्छी तरह पढ़ाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट कर दिया करो।
और कमेंट वैसे भी कर दिया करो कि वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, तो इस तरह भी तो कमेंट डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, और मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे रिवाइज भी कराना है पूरा ये।